जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 के लिए 25 प्रश्नों का एक और नया मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 25 प्रश्न आज के मॉक टेस्ट के। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, कहा गया प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन राजा मिलिंद के बीच संवाद किस पुस्तक में संकलित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मिलिंद पानो। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है मिलिंद पानो। मिलिंद पानो क्या है कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। और इसमें क्या है कि राजा मिलिंद और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है उसके बीच जो बौद्ध दर्शन पर चर्चा हुई है उसका वर्णन है इसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, मिलिंद पानो किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और ये किसके संवाद के ऊपर लिखा गया है? तो वो होगा बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के ऊपर लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं ना, तो बौद्ध धर्म का एक और बड़ा फेमस ग्रंथ है जो आपके एग्जाम में पूछता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक, इसमें अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है। तो त्रिपिटक जो है ये भी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। क्लियर, याद रखना। और बौद्ध धर्म के प्रणेता कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रणेता माने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पायबोस जैसे कड़े दरबारी नियमों की शुरुआत की थी? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दिल्ली सल्तनत में जो था वो था आपका गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन वो राजा है जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दरबार में सिजदा, सिजदा क्या होता था कि आप घुटने टेक कर और सिर झुका के राजा के सामने दरबार में पेश होंगे। और पाबोस क्या था कि उसके पैरों को चूमेंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो थी वो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। तो गयासुद्दीन बलबन ने ये शुरू की थी, ठीक है दोस्तों बलबन के बारे में मैं बता दूं तो इसको जिले इलाही भी कहा जाता है और ये अपने आप को जिले इलाही कहलवाना पसंद करता था। तो ये जब भी आप याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसको जिले इलाही कहा जाता था? तो गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता था। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। और मैं आपको बता दूं ये जो 1857 का विद्रोह था वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 और कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश में मेरठ से, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका तात्कालीन कारण ये था कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना, ठीक है। चर्बी किसकी होती थी? गाय की और सूअर की चर्बी अंग्रेज जो है वो अपने कारतूस में यूज करते थे जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था आपका चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। क्लियर। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है, कैनिंग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? कोल्ड ओशियन करंट है। तो आपको बताना कौन सा है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी, लेब्राडोर। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक धारा है और ये कैसी धारा है? ये कोल्ड है, ठंडी जल धारा है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो की धारा और ब्राज़ील की धारा ये आपकी गर्म जल धाराएँ हैं, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो लेब्राडोर जो है वो आपकी कैसी है? वो आपकी ठंडी जलधारा है और कौन से महासागर की? उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान में स्थित है बैरन द्वीप और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अंडमान निकोबार इसका आंसर सही है। और मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार जो है ना ये हिंद महासागर में स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं आप इसको, हिंद महासागर न बताए ना, इसको लोगों बंगाल की खाड़ी। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न, मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत के किस भाग में सर्दियों में वर्षा करती हैं? तो दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ है ना ये भूमध्य सागर से उठता है। कहाँ से उठता है? भूमध्य सागर से, ये जरूर आप ध्यान रखना। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। और ये सर्दियों में वर्षा जो करता है वो रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लाभदायक होती है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनमें वर्षा होती है। तो कभी क्वेश्चन आए
कि मुख्य रूप से जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में आता है वो सर्दियों में वर्षा करता है, और ये कौन से तट पर करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम भारत में करता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भारत। क्लियर। और ये जो वर्षा सर्दियों में होती है किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो रबी की फसलों के लिए ये लाभदायक होती है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में लिखा गया है? सही जवाब होगा आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ को बात की गई है। और ये मैं आपको बता दूं 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। तो ये आप याद रखना, 10वीं अनुसूची ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जॉइंट सीटिंग का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान रखा गया है। जब भी किसी साधारण विधेयक के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति जो होगा वो संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है, और इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसको चेयर कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तब तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, याद रखना। और ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में? तो 108 आर्टिकल 108 में लिखा गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, इसके तहत आप अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर होती है। आर्टिकल 226। क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है। और ये जो रिट शब्द जो हमने लिया अपने संविधान में, तो वो हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन के संविधान से रिट प्रणाली आई थी, तो ये भी आप ध्यान रखना। और भारतीय संविधान 5 प्रकार के रिटों की गारंटी देता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको याद है लॉरेंज वक्र की हम बात करते हैं तो ये आय की असमानता बताता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आय की असमानता। लॉरेंज वक्र किसी अर्थव्यवस्था में आय या धन के वितरण को दर्शाता है। लोगों की आय कितनी है और उनके पास जो खर्चा है वो क्या है उसको बताता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, इसे पूरी तरह से अगर आपको मापना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? गिनी गुणांक का। तो गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र ये आय की असमानता को बताते हैं, दोनों ही। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में सुलभ मुद्रा अर्थात चीप मनी नीति का क्या अर्थ है? दोस्तों, सुलभ मुद्रा क्या होती है मैं आपको बता दूं। चीप मनी पॉलिसी क्या है? जब भारत का केंद्रीय बैंक ब्याज दर को कम कर दे, जो मतलब रेट है उसको कम कर दे, ताकि बाजार में ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके। देखो, आरबीआई ने जैसे रेट कम की ना, तो बैंक क्या काम करेंगे? आरबीआई से बहुत ज़्यादा लोन लेने लगेंगे, और जब बैंक लोन लेंगे तो बैंकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, तो बैंक इस पैसे को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कैसे करेगा? लोगों को लोन देगा। लोगों को लोन देने के साथ साथ बैंक को किसी इन्वेस्ट में लगा सकता है, तो उससे क्या होगा? मार्केट में तरलता बन जाएगी, पैसा आ जाएगा मार्केट में, और जब मार्केट में पैसा आ जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, लोग चीज़ें खरीदेंगे, बेचेंगे, इस तरह से तो एक साइकिल चलेगी और हमारी जो आर्थिक ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। तो चीप मनी पॉलिसी क्या कहती है? जब आरबीआई ब्याज दरों को कम कर दे, ठीक है, और जिससे बैंक आरबीआई से लोन लेने लगे, तो वो है आपकी चीप मनी पॉलिसी या सुलभ मुद्रा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, भारत में ना भारत में जो भी बैंकिंग चीज़ें होती हैं उसको आरबीआई देखता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम आरबीआई का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है मौद्रिक नीति बनाना। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में जो आई थी वो एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से लाई गई। एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
ठीक है। और हरित क्रांति जो आई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो 1960 का दशक था और विशेषकर 1966-67 से ये शुरू हुई थी और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में लाई गई थी, ठीक है। हरित क्रांति का एक अन्य नाम और भी है, इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, इसमें क्या था कि उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके, आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके हम कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। तो हरित क्रांति MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं। 1966-67 में तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, हरित क्रांति सबसे पहले किस देश में आई थी, तो मैक्सिको में आई थी, मैक्सिको, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। अगला प्रश्न, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कौन सा कोशिकांग प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, तो कौन सा कोशिकांग होता है, कौन सा ऑर्गेनेल होता है, सही जवाब क्या होगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जिसको कहा जाता है, ये सूर्य के जो प्रकाश होता है ना उससे क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू करता है और प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में, तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्लोरोप्लास्ट के केंद्र में कौन सी धातु होती है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम होती है, ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला पादप कोशिकांग कौन सा है, वो है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है, छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूने पर उनका बंद होना किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो जैसे ही आपने छुई मुई के पौधे को छुआ, उसकी पत्ती क्या होंगी, उसकी पत्ती बंद हो जाती हैं, वो आपके छूने से नाराज हो जाता है। तो ये कौन सा मतलब गति का उदाहरण है, तो आप बताएंगे ये है आपका कंपानुकंचन। कंपानुकंचन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी, जिसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी के कारण छुई मुई के जो पौधे होते हैं वो छूने पर बंद हो जाते हैं। और छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है, मिमोसा पुडिका, ये भी आप याद रखना, क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लौंग जो मसाले के रूप में उपयोग की जाती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो लौंग कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, लौंग सूखी पुष्पकली से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पुष्पकली, बड से प्राप्त होती है। और लौंग का तेल में ना एक केमिकल होता है यूजेनॉल, यूजेनॉल का काम क्या है कि हमारे दांतों के दर्द को ठीक कर देता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना, जो भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें लौंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो मानव रक्त प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो उसमें जल होता है 90%, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। देखो, रक्त का जो तरल भाग है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% जो होता है वो जल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन प्रदर्शित नहीं करता, वह पूरी तरह समतापी है अर्थात वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लड पक्षी वर्ग में आता है, दिए गए विकल्प में से स्तनधारी या पक्षी की पहचान करें, तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कबूतर जो है वो आपका हाइबरनेशन नहीं करता है, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा छिपकली भी आपने जाड़ों में देखेंगे वो छुप जाती हैं, मेंढक आपने देखा होगा जाड़ों में नहीं निकलते हैं, ऐसे ही चमगादड़ भी लंबे समय के लिए शीत निद्रा में चली जाती है, तो ये हाइबरनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जीव जंतु अपनी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए एक ऐसे अज्ञातवास में चले जाएंगे जहाँ पे उनको ठंड ना लगे, और वो बहुत लंबे समय तक सोते हैं जब तक शीतकाल रहता है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। जैसे ध्रुवीय भालू आपने देखा होगा, पोलर बियर जो होते हैं वो 6 महीने तक सोते रहते हैं, क्या काम करेंगे, जब बहुत अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो वो अपने आप को गुफा में बंद कर लेते हैं, और ऐसे बंद कर लेंगे कि 6-6 महीने तक सोते रहेंगे, तो वही है आपका हाइबरनेशन। लेकिन कबूतर जो है ना ये वार्म ब्लडेड होता है, ये इसको सीजन से कोई लेना देना नहीं है, गर्मी हो बरसात हो जाड़ा हो, कबूतर हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो अब हमसे यही पूछा गया था कि समतापी पक्षी वर्ग में कौन सा आता है, तो कबूतर आता है, और ये हाइबरनेशन नहीं करता, शीत निष्क्रियता नहीं होती है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और मैं आपको बता दूं पेनिसिलिन जो बनाई गई थी वो एक फंजाई से बनाई गई थी, एक कवक से बनाई गई थी। तो याद रखना, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक साल 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा
पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मधुबनी लोक चित्रकला भारत के किस राज्य में अत्यधिक प्रचलित है? तो मधुबनी मिथिला क्षेत्र में है और मिथिला बिहार में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मिथिला क्षेत्र। बिहार का ना एक डांस है, आप याद रखना, जटा जटिन। जटा जटिन बिहार का डांस है और बिहार में विदेशिया भी होता है, विदेशिया, तो ये भी आप याद रखिएगा, विदेशिया डांस बिहार। और बिहार में एक त्यौहार बड़ा धूमधाम से होता है पूरे भारत में, वो है छठ पूजा। तो छठ पूजा जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ये बिहार का त्यौहार है। और बिहार में एक टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। क्लियर। अगला प्रश्न, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भारत की पहली भाषा कौन सी थी? तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल। साल 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तमिल। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मैसूर में है भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का त्यौहार है और ये नागा संस्कृति का द्योतक है। ठीक है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये हर साल मनाया जाता है नागालैंड में। तो हॉर्नबिल नागालैंड का त्यौहार है, आप याद रखना। और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नागालैंड कब बना था? तो 1 दिसंबर 1968 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था, ये भी आप याद रखना। इसकी राजधानी है कोहिमा, कोहिमा। क्लियर। और नागालैंड की राजभाषा क्या? अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, यूनेस्को दुनिया में विज्ञान, सांस्कृतिक चीज़ें और शैक्षिक चीज़ों के लिए काम करता है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पेरिस। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, आप याद रखना। ओपेक का मुख्यालय एग्जाम में आता है तो वो वियना में है। FAO का मुख्यालय पूछेगा तो वो आपका रोम में है। और न्यूयॉर्क में विश्व बैंक का मुख्यालय, वो सॉरी वाशिंगटन में है। UNO का मुख्यालय अगर पूछे तो वो न्यूयॉर्क में है, UNO। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम किस देश में है? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया नैरोबी। नैरोबी में मुख्यालय है UNEP का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP इसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1966 में। ये ध्यान रखना, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश का टाइम पीरियड है वो है 9 साल, 9 साल। और इसमें अधिकतम कितने जज होते हैं? 15 जज हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में? द हैग में, द हैग। क्लियर, याद रखना। तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया 25 प्रश्नों का। तो फिर मुलाकात होगी अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।